स्टूडेंट्स, फोटोशॉप के ऑनलाइन कोर्स की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। देखिए, ऑनलाइन कोर्स फोटोशॉप का 23 दिन का आपको मैं लेकर आया हूं और मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने हमारे इस ट्यूटोरियल को ख़रीदा और आपकी इच्छा है कि आप फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं। देखिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम फ़ोटोशॉप को बिगिनिंग से लेके और एडवांस लेवल तक का जो फ़ोटोशॉप है वो मैं आपको इस पूरे सीरीज़ में बताने जा रहा हूँ। 30 वीडियो आपके पास आएंगे। दूसरा वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पर बात करेंगे उसमें पहला टॉपिक्स है फाइल मैनेजमेंट और फॉर्मेट ऑफ फाइल्स। दूसरा टॉपिक है फ़ोटोशॉप का इंटरफेस और एलिमेंट्स का, जो इसके फ़ोटोशॉप के एलिमेंट्स के उनके इंट्रोडक्शन, यानी इंटरफेस का इंट्रोडक्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे मैं जो फ़ोटोशॉप का फाइल मेन्यू है उस पूरे फाइल मेन्यू को डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए, यह है फ़ोटोशॉप का ऑनलाइन कोर्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फ़ोटोशॉप CS6 सिखाने वाला हूँ। ये मेरा फ़ोटोशॉप CS6 है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा फ़ोटोशॉप CS6 है। मैंने ये ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये मेरा ओपन होके आ गया है। अब देखिए, जब ये ओपन होके आता है तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विंडोज़, इसमें विंडोज़ क्या क्या पॉपअप्स, ये सब आपको इसमें देखो, ये अलग अलग ये सब खुल के मिलते हैं, है ना। जैसे देखिए, ये सब चीज़ें इसमें आपको ऑन, जब आप खोलते हैं तो ये सब आपको ओपन मिलती हैं। जैसे इसमें क्या है, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये इसके कुछ सिंबल्स हैं। उसके बाद यहाँ स्टाइल्स हैं। फिर इधर यहाँ पे चैनल, एक्शन, इन्फो, है ना, और फिर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आपको ये पाथ वाला लेवल खुलता मिलता है, हिस्ट्री है, ठीक है। ये आपको कैरेक्टर, पैराग्राफ, है ना, फ़ॉन्ट्स के लिए यानी टाइप्स के लिए आपको ये कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर की पूरी मेन्यू खुल रही है। ये पैराग्राफ की खुल रही है। इधर ये कलर का खुल रहा है, स्विचेस, ये पूरे कलर पैनल बने हुए हैं, ये सब खुल रहे हैं। और ये जो पैनल हैं, ये जो आपको ओपन करने के बाद जो आपको दिखेंगे ये पैनल्स, ये जो डिफरेंट पैनल्स हैं, ये आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ देख लो, दबा रहा हूँ तो ये मिनिमाइज हो जाएंगे, है ना। इनको हम डिटेल में बताएंगे आपको। अभी तो मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्यों खुलती हैं और इनका क्या उपयोग है। ये मैं आपको, इनका क्या उपयोग है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में, मतलब वीडियोस के अगले भागों में आपको ये सब हम प्रयोग करेंगे, तो इन सब को प्रयोग करना सिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप इनको मिनिमाइज करके अपनी जो आपकी विंडो है, आपका जो स्क्रीन है, आपका जो वर्किंग एरिया है, हम इस वर्किंग एरिया को बढ़ा लेते हैं, है ना। तो ये है। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप की जो फाइल्स हैं उनको किस तरीके से, कौन कौन सी फाइल्स फ़ोटोशॉप में आराम से खुल जाती हैं। जितने भी पिक्चर्स फाइल हैं, जैसे JPG है, जैसे आपकी टिफ फाइल हैं, तो फ़ोटोशॉप की अपनी फाइलें होती हैं, वो सब आप इसमें ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि कौन कौन सी फाइल्स को ये सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये आपको यहाँ पर मैं फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिनको ये फ़ोटोशॉप सेलेक्ट, मतलब इन फाइल्स को, जैसे PSD फ़ोटोशॉप की फाइल PSD होती है, तो इसको सपोर्ट करता है। JPG को सपोर्ट करता है। इसके अलावा टिप फाइल को सपोर्ट करता है। EPS भी इसमें खुल जाती हैं। PDF की फाइल फॉर्मेट जो होती हैं वो भी हम फ़ोटोशॉप में खोल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे PNG है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। हम आगे चल के आपको जब एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में बताऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात कि फ़ाइल फॉर्मेटिंग का चैप्टर है, फाइल फॉर्मेटिंग समझनी है तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आप काम करते हैं, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। पहली बात कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल्स हैं, जिस पर आप काम करना चाहते हैं, वो फाइल्स कहाँ सेव हैं। अपना मैं एक मैनेजमेंट तरीका, जो मैं, देखिए, मैं नॉर्मली जैसे काम करता हूँ मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। मैं कैसे काम करता हूँ कि जैसे मैं अपने क्लाइंट वाइज
फ़ोल्डर्स बना लेता हूँ। जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, जैसे मैं जॉब, एक मैंने फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं जॉब का। उसके बाद मैं क्लाइंट वाइज फ़ोल्डर बनाता हूँ, है ना। फिर इसमें हम क्लाइंट, हमारा कोई क्लाइंट आया, उस क्लाइंट का हमने फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। अब ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 है ना, या आप क्लाइंट के नाम से ऐसे करके फ़ोल्डर बना सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप ये फ़ोल्डर्स बना लो। ये मैं आपको फॉर्मेटिंग, फाइल को कैसे सेव करके रखना है, कैसे काम करना है, उसका बेसिक बता रहा हूँ। तो ये आपका फाइल इसी तरह आप क्लाइंट 1, 2, 3 ऐसे अपने नाम या उन क्लाइंट्स के नाम से बना लीजिए, जॉब का फ़ोल्डर बना लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ये है, इसमें डेट का फ़ोल्डर बनाइए कि किस क्लाइंट के लिए आप कब काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक डेट बना लीजिए। जैसे आज मान लीजिए हमारा 18 तारीख है ना, 18 अप्रैल है ना। तो हाँ, तो आप इस तरह से 18 अप्रैल को इसको बना लीजिए, 18 अप्रैल का बना लीजिए। फिर 19 अप्रैल का बना लीजिए, उस 19 को उसका कोई काम आता है, तो 20 का आता है तो फिर 20 की एक फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के लिए देखिए इसी तरह अपना ओपन में गए और यहीं पे मेरा फ़ोल्डर बनने के लिए ये दे रहा है, न्यू में जाएंगे और फोल्डर में देंगे, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सिर्फ सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करके ये न्यू में जाता हूँ, न्यू में फ़ोल्डर्स, और फोल्डर में ये हमको ये पूरा फ़ोल्डर बना के दे देता है। रीनेम के लिए तुरंत यहाँ बन के आ जाता है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे देंगे। जैसे 20 अप्रैल का काम करना है तो 20 अप्रैल का डाल के आप फिर इसके बाद इसमें जाके आप अपनी फ़ाइल का नाम या फाइल जो भी है वो बना सकते हैं। इस तरह यदि आप फोल्डर वाइज चीज़ों को अरेंज करते हुए चलेंगे तो कभी भी आप अपने किए हुए काम को भूलेंगे नहीं और अपनी सारी चीज़ें आपकी सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। इस तरह से काम करिए। दूसरी एक चीज़ और बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ कि कभी भी अपने कंप्यूटर के, जैसे ये कंप्यूटर है आपका, सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे काम कम करिए, डी ड्राइव में अथवा ई ड्राइव में काम करिए और वहाँ पर प्रॉपरली अपने फोल्डर्स बनाकर अपने काम को रखिए। इससे आपको बहुत काम करने में मदद मिलने वाली है, आपका बहुत ही अच्छे से काम होगा। अब मैं आता हूँ, ये देखिए हमारा ये फ़ोटोशॉप है। इस फ़ोटोशॉप में आप जो देख रहे हैं, ये ऊपर सबसे ऊपर जो है इसको मेनूज़ बोलते हैं। जैसे ये फाइल मेनू है ना, ये आज हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद ये एडिट मेनू है, उसके बाद ये इमेजेस है, उसके बाद लेयर्स हैं, उसके बाद टाइप है, सेलेक्ट है, फ़िल्टर है, व्यू है, विंडो है और हेल्प है। ये सारी चीज़ें आज मतलब धीरे धीरे करके मैं ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो ये पूरा मेनू है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी बार है। जैसे ही हम काम करेंगे, ये टूल अभी हमने क्योंकि ये वाला सिलेक्शन टूल कर रखा है, तो इस टूल के साथ ये प्रॉपर्टी बार खुलता है। जब हमारा ये टूल सेलेक्ट होगा तो देखिए आप ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा। तो उसी टूल के अनुसार ये प्रॉपर्टी बार काम करता है। ये टूल करेंगे तो इस टूल का प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह करके हम ये सारे टूल्स भी हम आगे चल के अगली वीडियोस में हम सारे टूल्स कैसे काम करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। और फोटोशॉप का ये जो इंटरफेस है ये मैंने आपको बता दिया। ये पूरा फोटोशॉप खुल गया, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस का, यहाँ जो आप माइनस का चिन्ह देख रहे हैं, ये मिनिमाइज़ करने के लिए है, यानी फ़ोटोशॉप को आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ये फ़ोटोशॉप यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगी। अगर ये वाली जो है, ये बीच वाली जो है, ये रेस्टोन हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, है ना, ये बड़ी हो जाएगी। और यहाँ से ये पूरी जो फाइल है, ये जो पूरा जो इंटरफेस खुला हुआ है फ़ोटोशॉप का, फ़ोटोशॉप क्रॉस करते ही आपका फ़ोटोशॉप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस है, ये जो ऑप्शंस यहाँ पे खुलते थे, ये जो नए नए मेनू हैं, ये जो अलग अलग हैं विंडोज़, ये जैसे पैराग्राफ की है, ये पॉपअप्स जितने भी हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या इनका मतलब है, कैसे कैसे ये चीज़ें हम यूज़ में लाते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ। 30 दिन का ट्यूटोरियल है, आपको बता रहा हूँ बिगिनिंग से लेके और आपको मास्टर लेवल तक का, यानी आप प्रोफेशनल वे में फ़ोटोशॉप में काम कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस पूरे अपने ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अगला इस वीडियो का अगला भाग। और अगले विभाग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज हम शुरू करें ये फाइल मेनू। जी हाँ, आइए देखते हैं इस फाइल मेनू में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखें आप,
फाइल मेनू में सबसे ऊपर आ रहा है न्यू। क्या आया मित्रों, देखो न्यू। अब न्यू में समझ लीजिए न्यू में क्या क्या आ रहा है ना। न्यू में जो सबसे ऊपर हमारी जब ये न्यू क्या है, जब भी आप फोटोशॉप शुरू करेंगे तो आपको एक अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नई कैनवास स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नई आर्ट फाइल खोलनी पड़ेगी, है ना। इसको कैनवास भी बोलते हैं फोटोशॉप की भाषा में, या नया प्रोजेक्ट बोल लीजिए, नई फाइल बोल लीजिए, है ना। आप जो भी चाहे, नया आर्ट वर्क बोल लीजिए, आप जो भी चाहे वो आप इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि आपको इस फाइल का एक सुंदर सा नाम देना है, यानी आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो हम जैसे इस फाइल का नाम दे देते हैं फॉर बिगिनर, है ना, बिगिनर, है ना। मेरी अंग्रेजी बहुत थोड़ी डल है तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करूँगा, सॉरी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत डाउन है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने फॉर बिगिनर्स लिख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे मित्रों आ जाता हूँ क्लिपबोर्ड पे। अब ये देखो ये क्या है, प्रीसेट्स है ना। अब ये प्रीसेट्स क्या है, नाम दे दिया हमने एक अपने प्रोजेक्ट का, लेकिन अब ये इसमें आ रहा है क्लिपबोर्ड। ये क्या है क्लिपबोर्ड, ये देखिए ये है क्लिपबोर्ड डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज। एक तो इसमें डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज है, जैसे आप डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज कर दोगे तो ये 7x5 का फ़ोटो जो है, जैसे 7x5 के फ़ोटो बनते हैं वो एक इसने अपना प्रीसेट कर रखा है। जैसे ही आपने डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप किया वो 7x5 का उसने एक फ़ोटो का साइज़ लेके आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन ये हमें ये नहीं करना, तो फिर उसके बाद क्या करना है, तो यूएस पेपर के डिफरेंट साइजेज़ है बाज़ार में अवेलेबल है ना। जैसे ये लीगल साइज है, लीगल साइज क्या होता है, 8.5 इंच की उसकी विड्थ होती है, 14 इंच की उसकी हाइट होती है। तो 8.5 इंच और 14 इंच की हाइट वाले जो कागज़ होते हैं, जो नॉर्मली आपको कोर्ट कचहरी में दिखाई देते हैं, वहाँ लीगल साइज़ के कागज़ चलते हैं आज भी। तो ये लीगल साइज़ का कागज़ बन जाएगा, है ना, लीगल साइज़ का आपका इमेज बन जाएगी। या फिर लेटर साइज 8.5x11 का होता है, ठीक है। या फिर आपका टैबलॉइड साइज जो कि टैबलॉइड साइज आपका जो कि 11x17 का होता है। 11 विड्थ होती है, 11 इंच विड्थ होती है, 17 इंच उसकी हाइट हो जाती है। तो ये टैबलॉइड साइज भी आप बना सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद जैसे यहाँ तो ये यूएस के पेपर्स हैं, है ना, लेकिन एक है इंटरनेशनल पेपर्स जो इंटरनेशनली सब जगह मिलते हैं। वो क्या है, वो यूएस के थे, ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में कौन कौन से पेजेस चलते हैं, A4 चलता है ना। A4 साइज लगभग सब जगह चलता है, जिसका इंचेस में यदि मैं साइज बताऊं तो 8.268 उसकी विड्थ होती है और 11.693 उसकी हाइट होती है ना। तो आप A4 साइज का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, A4 साइज की आर्ट कैनवास बना सकते हैं। फिर उसके बाद A6 है, A6 की यदि हम साइज़ देखें तो ये 4.134 विड्थ होती है, 5.827 इंच जो है इसकी हाइट होती है इस हिसाब से। या फिर A5 का बना सकते हैं, A5 में आप जो है 5.827 और 8.268 साइज का, ये भी कोई भी आप आर्ट वर्क बना सकते हैं, है ना। तो A5 है, A3 है, A3 में जो A3 का साइज होता है वो 11.693 की उसकी विड्थ होती है और 16.535 का उसका हाइट होती है। तो इस तरह से ये आप कोई भी साइज ले सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं, हमको तो ये जो एक मेरे पास ये डिज़ाइन है, ये एक मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन के पीछे ये जो पीछे वाला जो ऐड जो आप देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट, हमें ये वाला बनाना है, हमें ये ऐड ही डिज़ाइन करना है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक अपनी स्केल ले लीजिए, स्केल से इसको नाप लीजिए, इसकी विड्थ क्या है और इसकी हाइट क्या है, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ नापनी है और इसकी हाइट नापनी है। जितनी इसकी विड्थ हो, जितनी इसकी हाइट हो, उसी विड्थ और हाइट के हिसाब से हम यहाँ पर साइज ले लेंगे और उस साइज को भर के और हम अपना आर्ट बनाना प्रारंभ कर देंगे, है ना। और भी बहुत सारी बारीक बातें हैं, वो मैं आगे चल के आपको जैसे जैसे हम काम करेंगे बताएंगे इन सब चीज़ों को। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A4 साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहली फाइल हम बना रहे हैं फॉर बिगिनर्स के लिए, तो हम इसमें ये ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये विड्थ और हाइट हो गई, लेकिन साथ ही ये यूनिट्स बता रहा है। अब यूनिट्स में क्या है, सबसे ऊपर पिक्सल्स है।
ये जो पिक्सल्स है ये भी एक यूनिट है। ये जितने भी मल्टीमीडिया का आप काम करेंगे, जैसे आप फेसबुक का काम करेंगे या आप वेबसाइट का काम करेंगे, आप जो भी काम मल्टीमीडिया का करेंगे या कि आप फिर वीडियोस का काम करेंगे, है ना, वीडियो बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए जो आप काम करेंगे, उसमें जो आपको कैनवास के साइजेस रखने होंगे वो आपको पिक्सल में रखने होंगे, है ना, वहाँ पे पिक्सल में माप चलती है ना। तो और जो प्रिंटिंग में जो प्रिंटिंग है, अपने प्रिंटर्स जो है उनके पास इंचेस में चलती है ना, फोटो वाले फोटो स्टूडियोज़ में भी इंचेस में चलती है, या फिर सेंटीमीटर्स में भी आप नाप सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी नाप सकते हैं, पॉइंट्स में भी नाप सकते हैं, पाई का स्केल होता है, पाई का स्केल में भी आप नाप सकते हैं, और कूलम्स में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारी यूनिट्स आपको मापने की यानी मेज़र करने की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो यहाँ पर आपको दी हुई है। आप अपने अनुसार, अपने जॉब के अनुसार इसमें से चेक कर सकते हैं। तो ये इंचेस हो गया। अब उसके बाद हाइट और विड्थ हमने ले ली। मैं तो अभी फ़िलहाल हम इस फाइल को A4 में बना रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन क्या होता है? अभी देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 300 और इधर पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच। अब देखिए रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन बेसिकली कोई भी आपका जितनी भी इमेज होगी, आपका जो डिजिटल इमेज है वो डिजिटल इमेज पिक्सल से बनी है ना। पिक्सल क्या होता है? डिजिटल इमेज पिक्सल से बनी है। पिक्सल क्या होता है? जो आपकी फोटोशॉप है वो हमेशा डिजिटली पिक्सल से काम करती है। आइए पिक्सल के बारे में और भी आपको डिटेल में पढ़ना हो, ये पिक्सल रिजोल्यूशन, इसकी थ्योरी आपको अपनी क्लियर करनी हो, तो जैसे मैंने बताया कि थ्योरीज तो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, अपनी थ्योरी क्लियर कर लीजिए, जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये पिक्सल है, इमेज साइज, रिजोल्यूशन, ये पूरी यहाँ पर बना हुआ है। पिक्सल इमेज साइज के लिए जो पिक्सल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिक्सल जुड़कर ही किसी इमेज का साइज डेवलप होता है ना। जैसे क्या है पिक्सल, ये देखिए, ये जैसे इमेज है, इस इमेज की जो ये सबसे छोटी यूनिट है, ये देखिए, ये जो पूरी इमेज बन रही है इसमें ये छोटे छोटे से जो आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये स्क्वायर जुड़ के ही एक कोई पिक्चर डेवलप हो रही है। देखिए थोड़े बड़े स्क्वायर हो गए, तो ये जो इसमें कलर फिल हो रहा है, इसी से डिजिटल इमेज डेवलप हो रही है। तो ये जो पिक्सल्स है, ये पिक्सल्स कितने हैं आपकी इमेज में, उसी से आपकी इमेज का रिजोल्यूशन तय होता है ना। तो ये मैं ये लिंक दे दूंगा आपको, इस लिंक पर जाकर आप ये पूरा ट्यूटोरियल ये वाला पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका रिजोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ फिलहाल आपको समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ कि रिजोल्यूशन कैसे डेवलप होता है। तो जब हम फोटोशॉप की फाइल खोलते हैं तो वहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगा आपको, जब भी हम इस फाइल को खोल लेंगे, कि चेक मेट सा एक बन जाता है ना, तो उसमें जो बॉक्स जो बनता है पिक्सल से जुड़ के बनती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच एरिया में 1 इंच स्क्वायर, है ना, 1 इंच विड्थ 1 इंच हाइट के जो हमारी एक एरिया बनेगा, उसमें कितने पिक्सल हैं वही उसका रेजोल्यूशन माना जाता है ना। जैसे 1 इंच बाई 1 इंच पिक्चर में यदि 300 रेजोल्यूशन हुए तो यानी रेजोल्यूशन हाई हो गया, और अगर हम इसको 72 रेजोल्यूशन कर दें तो ये 72 रेजोल्यूशन यानी रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। अब ये जो रेजोल्यूशन कम होगा, ये जो पिक्सल्स कम होंगे, इसका असर क्या होने जा रहा है, ये देखो, इसका असर होने जा रहा है फाइल की आपकी हैवीनेस पे, यानी फाइल जो स्पेस, जो आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस फाइल घेरने वाली है, वो यदि आपका रेजोल्यूशन छोटा होगा, कम होगा, तो वो उसका साइज छोटा होगा फाइल का, और यदि रेजोल्यूशन बड़ा होगा तो आपकी फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, समझो आप, जैसे मैंने ये 300 रेजोल्यूशन किया तो आपकी फाइल का साइज यानी इमेज का साइज जो बनने जा रहा है वो 24.9 MB का बनने जा रहा है, और यदि मैं इसको 72 कर दूं तो ये 1.43 MB का बनने जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब है कि आपकी पिक्चर जो है वो एक कितनी हैवी बनने जा रही है ना। इस ये भी है, और दूसरी एक चीज़ और भी है कि रेजोल्यूशन का और फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। तो रेजोल्यूशन का फ़ायदा ये है कि जितनी हैवी रेजोल्यूशन की फाइलें होगी, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन की फाइल होगी, आप उसको उतनी ही बड़ी करके छाप सकते हैं। यदि प्रिंटिंग की मैं बात करूँ तो, और जैसे मल्टीमीडिया है, जैसे आपका फोटोशॉप है, जैसे आपका ये फेसबुक है, आपकी
वेबसाइट है, आपका जितनी वीडियो का काम है, वहाँ आपको मैक्सिमम 72 रिजोल्यूशन काम रखने से अपनी इमेज को 72 रिजोल्यूशन रखिए, प्रॉपर साइज में बनाइए, क्योंकि फिल्म जो है वो प्रॉपर साइज़ की होगी, जिस भी मीडिया पे जाके लगेगी वो उसी साइज़ में आराम से अपने को रिजोल्यूट कर लेती है। तो वहाँ पर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ 72 रिजोल्यूशन पे काम कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रिंट के लिए काम करते हो तो आपको उसकी शार्पनेस, उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये रिजोल्यूशन सेट करना होता है। जैसे प्रिंटिंग लेवल में मिनिमम 200 रिजोल्यूशन होना चाहिए जो प्रिंटिंग की फाइल है। जैसे कोई फ़ोटो आपको, जैसे न्यूज़पेपर में आप काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए कोई फ़ोटो आप कलर करेक्शन कर रहे हैं, कोई फ़ोटो बना रहे हैं, कोई बैकग्राउंड बना रहे हैं, कोई भी फ़ोटो शॉप पे कुछ भी आप फाइल डेवलप कर रहे हैं और वो जो है छपने जा रही है आपके न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में या ब्रोशर में या बुक्स में, मतलब जो भी हार्ड प्रिंटिंग में छपने जा रही है उसमें आपको मिनिमम 200 रिजोल्यूशन रखना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है आपको। आइए अब उसके बाद आ जाते हैं कलर मोड। ये कलर मोड भी बहुत समझने जैसी चीज़ है। ये क्या है? RGB। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। और दूसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा चलने वाला कलर मोड है वो है CMYK के, यानी सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। हम इन पर बात करेंगे। और फिर तीसरा है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल मतलब आपकी फ़ोटो जो है वो ब्लैक एंड वाइट बनने वाली है। बिटमैप, बिटमैप मतलब आपकी जो फ़ोटो है वो हार्ड लाइनें बन जाएंगी, ब्लैक ब्लैक बन जाएंगे। तो जितनी भी ब्लैक चीज़ें दिख रही हैं वो बिटमैप है ना। BMP, वो बिटमैप भी मैं बताऊंगा आपको कि BMP क्या है ना। ये वेस्टर्न में प्रयोग होती है। तो अब ये हो गया, आपको CMYK बना दिया। लैब कलर, जितने भी हमारी वेबसाइट्स जो हैं उन वेबसाइट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए आप आराम से लैब कलर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस वाली जो हमारी ये पहली फाइल है इसके लिए मैं CMYK कलर मोड रख लेता हूँ। 8 बिट पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर। जो आप पहली फाइल खोलने जा रहे हैं वो कैसे खुले? आपके बैकग्राउंड के साथ खुले या कि ट्रांसपेरेंट खुले? देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे दिए उसने, फोटोशॉप ने आपको, कि ट्रांसपेरेंट खुले, हमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमारी जो इमेज खुले वो ट्रांसपेरेंट खुले, हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट खुले, या फिर वाइट कलर से खुले, या फिर बैकग्राउंड कलर हो उसका कोई। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप कर दीजिए। अब ये बैकग्राउंड कलर यहाँ कौन सा लेगा? ये वाला लेगा जो आपने यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। ये एक कलर आ रहा है ऊपर, ये बैकग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है ना, ये है ना, ये ऊपर नीचे कलर आ रहा है। इस पर हमें बात करेंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल मैं ये ट्रांसपेरेंट फाइल ले लेता हूँ। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये एडवांस में कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें कि हमने CMYK के ऊपर लिया है, वो CMYK यहाँ पर आ गया है। स्क्वायर पिक्सल्स हैं और उसके बाद इसमें और भी, यानी अगर आप टीवी के लिए काम कर रहे हो तो यहाँ NTSC ले सकते हो, PAL ले सकते हो, है ना। ये HDV हाई रिजोल्यूशन की जो वीडियोस होती हैं ये उसके लिए हैं। तो ये अलग अलग करके ये भी फॉर्मेट्स हैं, लेकिन हम क्योंकि प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो वो समझ रहा है डॉक्यूमेंट, तो उसमें अपने आप ही उसने CMYK लिया है। ओके, अब ये चीज़ हमने बना दी। अब जैसे अगर आपको ये साइज आपने भर दिया और इसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो इसको सेव प्रीसेट कर लेंगे। आप जैसे ही सेव प्रीसेट करेंगे ये आपसे एक नाम पूछेगा, ये सारी चीज़ जो इसकी वो है आप इसका प्रीसेट का नाम दे दोगे और उसके बाद ये सारे जो हैं कंटेंट, प्रोफाइल, ये सब चेक करेंगे। यानी ये सब चीज़ें वो ऑटोमेटिक जैसे उस नाम की आप प्रीसेट को दबाओगे ये सेम साइज जो है आपके कैनवास का दोबारा ले लेगा। मैं फ़िलहाल यहाँ इसको नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको ये बताया। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट खुल गया। जब मैंने बताया था कि हमने उसको ट्रांसपेरेंट करके बनाया है तो इसलिए ये पीछे आपको जो है ये देखो चेस बॉक्स जैसे ये कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ये जो चेस बॉक्स है इन बॉक्स के भीतर भी आप देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पिक्सल्स हैं, है ना। यही पिक्सल्स हैं, यही पिक्सल्स आपकी इमेज को बनाते हैं जो रिजोल्यूशन है। तो अगर हम इसमें इनको गिनने बैठेंगे तो जो हमने रिजोल्यूशन सेट किया है वही रिजोल्यूशन के पिक्सल्स आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे 1 by 1, 1 इंच बाई 1 इंच में अगर आप ढूंढेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया कैनवास कि कैसे कैनवास सेट करते हैं, कैसे कैनवास खोलते हैं। अब आ जाते हैं इसके
सेकेंड ऑप्शन पे। अब ये तो हमने बनाया नया, यदि आपकी नई फाइल बना रहे हैं आप, तो नई में आप न्यू करेंगे, न्यू में आपको जो भी पूरा ऑप्शन खुला वो मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब आ जाते हैं ओपन। जब आप ओपन करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि क्या ओपन करना है, तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई ऐसी फाइल ही ओपन करेंगे जो फोटोशॉप में खुल सकती होगी। अब फोटोशॉप में कौन कौन सी फाइल खुलती हैं, ठीक है, तो जैसे फोटोशॉप फाइल होगी तो वो ज़रूर खुल जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। डी में मैं गया और मेरा कहाँ पे फ़ोटोशॉप की फ़ाइल पड़ी होंगी, ये मेरी फ़ोटोशॉप की फ़ाइलें हैं, तो इनमें से मैं कोई भी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल खोलना चाहता हूँ वो मेरे लिए ओपन हो रही है आराम से। मैं जैसे ये है, ये मैं पकड़ता हूँ, ओपन करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ये मेरा खुल जाता है ना। इसको मैं यहीं से फिर इसी में फाइल में इसी में नीचे देखोगे तो आप ये कंट्रोल W है ना, शॉर्ट कमांड है इसकी, क्लोज कर देंगे तो यहाँ से वो फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर से कंट्रोल O ओपन के लिए है ना, तो मैं फॉर्मेट बता रहा था PSD, उसके बाद आपको PSB फाइल भी खुल जाती है। ये PSB क्या है, PSD क्या है, PSB क्या है, ये जो आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं जो वेक्टर है, अगर आप उस वेक्टर को वेक्टर की तरह यहाँ फोटोशॉप में खोलना चाहते हैं तो ये PSB फॉर्मेट होता है, उसमें फाइल को सेव करिए और उसे भी आप खोल सकते हो। इसके अलावा BMP फाइल्स खोल सकते हो। इसके अलावा आप इसमें जो है अपनी EPS फाइल खोल सकते हो, जिप फाइल खोल सकते हो, है ना, और फोटोशॉप की DSC EPS फाइल्स खुल जाएंगी, JPG खुल जाएंगी, ठीक है। JPG तो आराम से खुल जाती हैं, जैसे ये JPG है, ये भी JPG है ना। तो ये सारे फॉर्मेट जो इसको आपको सपोर्ट करते हैं वो सब यहाँ आराम से खुल जाएंगे, ठीक है। तो ओपन मतलब कंट्रोल ओपन मतलब आपका जो पहले से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आप खोल सकते हैं, पहले से कोई भी प्रोजेक्ट है उसको आप खोलना चाहे आप उसको खोल सकते हैं, क्लियर। अब उसके बाद कंट्रोल W से आपकी ये फाइल क्लोज हो जाएगी, वही फाइल जो आपने ओपन की है क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ओपन हो गया। अब आ जाते हैं, ये देखो ब्राउज इन ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या है, ये ब्रिज थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो इस ब्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको काम करने में पड़ती नहीं है, लेकिन ये क्या है कि एडोब ने अपना एक फाइल का ब्राउज़र दे दिया है। जैसे आप सीधे खोलते हैं तो वो विंडो का ब्राउज़र खुलता है, और ये जो ब्राउज़र है ब्रिज को जब आप करते हो तो ये फोटोशॉप का ब्राउज़र है, तो ये अपने हिसाब से आपको फाइलें दिखाता है। जैसे यहाँ फाइलें दिखाता है, इस फाइल की सेटिंग्स करना, फाइल को छोटा करना, बड़ा करना, इनको मार्क दे देना, ये जैसे स्टार मार्क भी दे सकते हो। इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें करने की फैसिलिटी आपको ये दे रहा होता है ना, ब्रिज जो है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है फाइल फॉर्मेट, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने ये फाइल पकड़ी, तो इस फाइल का पूरा चरित्र देखो ये यहाँ बता रहा है ना, क्या बता रहा है, फाइल का नेम क्या है, फ्रेम साइज नाम है, डॉक्यूमेंट टाइप JPG है, ये कब क्रिएट हुई है ये पूरा बता रहा है, डेट फाइल बता रहा है, फाइल का साइज क्या है 319 KB का है ना, डायमेंशन क्या है 1440 × 1080 साइज है इसका, है ना, पिक्सल में है ये, बिट डेप्थ कितनी है 8 बिट है, कलर मोड कौन सा है RGB है, कलर प्रोफाइल कौन सा है अनटैग्ड है। तो ये कुल मिला के इस पूरी फाइल का चरित्र जो है वो बता रहा है यहाँ से, है ना, ये पूरा यहाँ से बता रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें इसमें देखने समझने को मिल जाती हैं। और ये जो है कोई भी पिक्चर है उस पिक्चर के बारे में यहाँ पर आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, पिक्चर का रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाऊँ तो ये यहाँ पे दबाऊंगा तो ये पिक्चर रीनेम करने की मुझे फैसिलिटी यहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रिज जो है बहुत सारे काम करने की आपको छूट दे देता है। आप चाहे तो यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सीधे ओपन कर सकते हो। जैसे ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद ये यहाँ से किया आपने और फिर उसके बाद क्लिक कर दीजिए, ये फाइल आपके पास खुल के आ जाएगी, क्लियर। तो अब इसको कंट्रोल W कर दीजिए, बंद हो जाएगा। अब आते हैं ब्राउज़र मैंने बता दिया, अब मैं समझ आ रहा हूँ आपको ओपन ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे ओपन करते हैं। वही है सिंपल तरीके से, कोई भी जो आपके पास वेक्टर फाइल हो, देखिए जैसे ये वाला फाइल है तो ये ओरिजिनल साइज़ में आपको खुल के आएगी। ये जैसे ये आ गई, ये मैंने खोला एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट खोला है इसको। तो ये जैसे हमने अब ये जो हमने पिक्चर खोली है इसमें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह खुली है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इसमें एक निशान बना हुआ है। अब इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह खुलने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि देखो इस इमेज को मैं चाहे जितना छोटा कर लूँ,
जितना छोटा करूँगा मैं, ये देखो इतनी छोटी हो जाएगी, और छोटी होने के बाद भी इसके पिक्सल्स जो हैं वो इसके नहीं फटेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया कि इसमें स्मार्ट में मैंने ये छोटा कर दिया, और छोटा करने के बाद मैं अब इसको फिर से मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो मैंने इसे फिर से बड़ा कर दिया, छोटा करने के बाद बड़ा किया, तो देखो इसकी जैसी शेप, जो शार्पनेस इसकी अक्षरों की अब थी वही आपको अभी भी मिल रही है जो पहले थी। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह ना खोल के इसे नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल पिक्चर की तरह खोल लूँ, है ना। अब देखो ये नॉर्मल पिक्चर की तरह है। इस नॉर्मल पिक्चर में यानी ये रास्टराइज इमेज है ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके, इसको यदि मैं छोटा कर देता हूँ, है ना, ये मैंने ये बहुत छोटी कर दी। ठीक है, अब मैंने ये छोटी कर दी पिक्चर। अब छोटी करने के बाद मैं इस पिक्चर को अगर फिर से बड़ी करता हूँ, ये देखो, देख रहे हो आप, तो ये फिर से बड़ी करने में कैसे पिक्चर बिल्कुल ख़त्म हो गई, फट गई। तो ये जो पिक्चर फटी है ये इसलिए फटी है क्योंकि हमने उस पिक्चर को रास्टराइज में ही छोटा कर लिया और फिर हमने उसको बड़ा कर लिया, यानी हमने उसकी जो कैरेक्टर्स थे, उसके जो रिजोल्यूशन था, उसके साथ हमने छेड़छाड़ की। जबकि हम एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यदि यही काम करें, किसी भी पिक्चर को जिस साइज़ में है उसी साइज़ में स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह यदि हम फोटोशॉप में उसे लें, तो उसके बाद हम उसे कितना भी छोटा करके छापेंगे, कितना भी बड़ा करके छापेंगे, तो वो फटेगी नहीं। तो अक्सर लोग देखते हैं कि पिक्चर बड़ी होती है, लेकिन जब वो अपने क्रिएटिव में उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो पिक्चर फट जाया करती है, जैसे मैंने ये करके दिखाया है ना, कैसे पिक्चर एकदम डैमेज हो गई। तो ये चीज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह जब आप पिक्चर को खोलेंगे और जब उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप इस पिक्चर को कितना भी छोटा इस्तेमाल कर लेना, है ना, चाहे जितना छोटा कर लेना, चाहे फिर छोटा करने के बाद फिर मन करे बड़ा करना है तो फिर आप बड़ा कर सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं इसे छोटा भी कर लूँगा और बड़ा भी कर लूँगा, तो पिक्चर मेरी जैसी थी लगभग मेरी पिक्चर वैसी ही रहने वाली है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मामला था। ठीक है सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फाइल वाला मेनू में अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ओपन एजिस पार्ट, उसके बाद नीचे है ओपन रिसेंट, यानी कि अब से पहले आपने जितनी फाइलें अपने इस सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप में खोली हुई होंगी वो 10 फाइलें आपको ये सीरीज से दिखाएगा, है ना। 10 रिसेंटली ओपन्ड फाइल, यानी अभी हमने सबसे लास्ट फाइल जो खोली वो सबसे ऊपर 1 नंबर पे मिलेगी आप। फिर ये सब फाइलें हमने पहले खोली हुई हैं, तो वो फाइलें ये दिखा रहा है इनमें से, यानी रिसेंट आपके 10 डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसकी इस हिस्ट्री में रहते हैं और यहाँ से आप तुरंत खोल सकते हैं अपना। जैसे कोई काम है मैं बंद करके चला जाऊँ, दोबारा आके खोलूँ, तो मुझे वहाँ जाके खोलने की बजाय मैं यहाँ ओपन रिसेंट में जाके अपनी फाइल खोल सकता हूँ। क्लोज मतलब कि आपका जो विंडो खुली हुई है वो क्लोज कर देगा। क्लोज करने से पहले देखो ये पूछेगा कि सेव चेंज टू द एडोब, मतलब इसमें सेव जो आपने चेंजेस किए हैं उसको सेव करना है या नहीं करना। मैं इस फिलहाल के लिए नो कर देता हूँ। तो आपका जब भी डॉक्यूमेंट आप क्लोज करेंगे आपसे ये पूछने वाला है कि क्या करना है। ठीक है, क्लोज। अब जैसे मान लो हम इसी एक ही विंडो में, मान लीजिए हमने एक साथ 3 या 4 विंडो खोली हुई हैं, 3 या 4 हमने ये डॉक्यूमेंट्स खोले हैं डिफरेंट, है ना। जैसे ये हमारे अलग अलग हमने डॉक्यूमेंट्स खोले हुए, तो हम इनको यदि एक साथ बंद करना चाहें, एक साथ क्लोज करना चाहें, तो उसके लिए कमांड है क्लोज ऑल। फाइल में क्लोज ऑल करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल W, है ना। कंट्रोल W से एक होती है, एक डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, और कंट्रोल ऑल्ट W से सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला, इसमें मैंने कोई भी कुछ भी कलर डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही कुछ भी नया एक लेयर बनाया, नई लेयर बना के मैंने इसमें कुछ भी कलर डाल दिया, है। ब्लैक की बजाय मैं रेड डाल देता हूँ, है ना। ऐसे मैंने ये कुछ भी बना दिया। तो अब ये देखिए, जैसे आपने नया डॉक्यूमेंट खोला था, उसके बाद ये अब आपसे पूछेगा सेव। आप जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खोलें उसके बाद वो सेव पूछता है, तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, या फिर जब आप नया डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं उसी समय आप नाम दे सकते हैं।
तो डॉक्यूमेंट को जब आप सेव कर रहे हैं तो सेव करते वक्त आपको सबसे पहले इसे पाथ बताना है कि कहाँ पर सेव करना है। तो उसके लिए मैंने जैसा आपको फाइल मैनेजमेंट में बताया था कि आप सबसे पहले अपना एक जॉब का फोल्डर बना लीजिए, उसमें आप अपनी क्लाइंट वाइज फोल्डर बना के, डेट वाइज फोल्डर बना के वहाँ पर उसे सेव कीजिए। तो यहाँ से हमें अपना फोल्डर सेलेक्ट करना होता है, किस फोल्डर में हमको ये सेव करना है, और फिर हमें इसका एक नाम देना होता है। और नाम देने के बाद आप, जैसे मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे कर देता हूँ टेस्ट करके, तो ये मेरी टेस्ट फाइल PSD सेव हो जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर, है ना। ये पहले से बनी हुई है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर ओवर एडिट कर देते हैं, ये हो गया। ओके, तो ये मेरी बन गई। अब इसी ओपन फाइल को, जैसे ये सेव होगी, अब ये सेव हो गई, अब मैं इसमें जैसे भी नया काम कोई जोड़ूंगा, जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर कुछ और एक लेयर और जोड़ देता हूँ मैं, है ना। एक लेयर और जोड़ के मैं मान लो इस पर कुछ काम आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने ऐसे ही एक लेयर बना ली और मैं कोई भी ऐसे ही कलर डाल दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा काम आगे बढ़ा, बढ़ते ही वो देखिए सेव का ऑप्शन फिर से खुल गया। तो Ctrl+S करते रहे, अच्छी प्रैक्टिस है, काम करते रहिए, एक एक स्टेप करिए, Ctrl+S करते जाइए, तो आपका डॉक्यूमेंट सेव होता चलेगा साथ साथ, ठीक है। उसके बाद अब है सेव एज। मान लीजिए मैंने एक क्रिएटिव बनाया और वो क्रिएटिव मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं उसी का सिमिलर एक दूसरा ऑप्शन बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसी डॉक्यूमेंट को, जैसे मैंने पूरा बना लिया, उसके बाद मुझे इसको सेव एज कर लेना चाहिए। सेव एज के लिए भी वही तरीका है, सेव। और सेव एज का मतलब ये है कि सेव एज आपको उसी डॉक्यूमेंट को एक नए नाम से सेव करने की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो आप डेस्कटॉप पे ही मैंने टेस्ट 1 कर दिया इसका नाम दूसरा, तो अब ये फाइल मेरे पास 2 जगह सेव हो गई, एक टेस्ट में भी वही है, टेस्ट 1 में भी वही है। तो मैं इस पर कुछ नया ऑप्शंस, नई चीज़ें अमेंडमेंट इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। तो फाइल में मैं आपको सेव एज तक की बात बता चुका। अब आ जाते हैं सेव फॉर वेब। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, ये वेबसाइट के लिए आपको सेव करना है, तो आप यहाँ से वेबसाइट के लिए जिप बना सकते हैं, यहाँ से PNG बना सकते हैं और WBMP बना सकते हैं। WBMP क्या है, ये वेबसाइट के लिए बिटमैप फाइल है, ठीक है। तो ये WBMP आप फोटो यहाँ से बना के इसको भी सेव कर सकते हैं, JPG सेव कर सकते हैं, PNG सेव कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट जो है हमारी वेबसाइट्स में प्रयोग होते हैं। तो जब वेबसाइट आप डेवलप करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, तो आप ये सेव एज फॉर वेब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेव एज फॉर वेब। उसके बाद आपका आता है रिवर्ट। जैसे मान लीजिए मैं इसमें कोई काम कर लूँ, जैसे मान लीजिए सपोज ये मैंने डिलीट कर दी ये वाली लेयर, ओके, ये मैंने डिलीट कर दी, लेकिन मुझे ये डिलीट नहीं करनी थी, मैंने गलती से कर दी, तो उसके लिए कमांड है रिवर्ट। रिवर्ट करूँगा तो जो आपने अभी लेटेस्ट किया है उससे आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कमांड, शॉर्टकट कमांड भी है F12, है ना, शॉर्टकट कमांड भी है F12 रिवर्ट करने, ठीक है। अब आगे आइए आप प्लेस मतलब क्या है कि इसी डॉक्यूमेंट में आप कोई पिक्चर प्लेस करना चाहें तो आप इस डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं ये पिक्चर को प्लेस करूं तो ये मेरी पिक्चर यहाँ आ जाएगी, ये देखिए ये आ गई, ठीक है। ये मेरी पिक्चर यहाँ आ गई। अब ये यहाँ नीचे क्यों आ रही, क्योंकि ये लेयर के नीचे है। ये सब हम आगे सीखेंगे, लेयर्स वाली बातें, लेयर्स मैनेजमेंट हम सीखेंगे। तो देखिए ये जब अब आई है ना, तो ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही आई है आपके पास जब आपने प्लेस किया। देखो स्मार्ट का, इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इसमें चिन्ह बना हुआ है। तो क्या फ़ायदा होगा इससे कि जब आपकी फ़ोटो आप बड़ी करेंगे तो वो फटेगी नहीं, वो ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप इसे छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो प्लेस मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो प्लेस करना चाहते हैं कहीं से भी, तो वो डायरेक्ट यहाँ प्लेसिंग से आ जाएगी। उसके बाद इसमें क्या कमांड है, इंपोर्ट कमांड है। इंपोर्ट कमांड में क्या है विशेष, देखिए सबसे पहले इंपोर्ट कमांड में विशेष ये है कि वीडियो फ्रेम्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी वीडियो फाइल से भी आप फ्रेम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक
मेरे पास एक ये वीडियो है ना, मैं इस वीडियो मेरे पास ये एक वीडियो है ना, मैं इस वीडियो की फ्रेम लेना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट में गया, फिर मैंने ये वीडियो इस पर सेलेक्ट कर ली, ओपन मैंने किया। अब ये मेरे सामने एक विंडो खुलने वाला है। इस विंडो में ये बताने वाला है कि कौन से फ्रेम, कहाँ से कहाँ तक के फ्रेम लेने हैं, है ना। तो जैसे ये पूरी है तो ये कह रहा है लिमिट टू एवरी 2, यानी हर दूसरा फ्रेम लो। मैं कह देता हूँ नहीं, दूसरा नहीं, हर 25वां फ्रेम लो, है ना। तो फिर वो लिमिट टू एवरी 25वां, यानी पहला लेगा फिर 25वां फ्रेम उठाएगा, फिर ऐसे उठाएगा, ठीक है। सेलेक्ट रेंज ओनली। अब ये क्या कर रहा है, ये फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी इस पूरी फुटेज के जितने भी फ्रेम्स हैं सारे उठाऊं, या फिर कह रहा है सेलेक्ट टू रेंज, यानी आप इस वीडियो में कोई रेंज इसको दे दीजिए कि नहीं सारे मत उठा, ये मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो वीडियो है, ये देखो मैंने एक वीडियो का पहला सेलेक्ट किया, बहुत छोटा सा मैंने आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का इतना ही आपको, इतनी सी वीडियो में जितने फ्रेम हैं, और वो भी एक नहीं, वो भी 1 2 3 जैसे पर सेकंड जो है, इसमें मान लो 25 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो है, तो वो पहली उठाएगा, फिर 25वां फ्रेम उठाएगा, फिर 50वां उठाएगा, फिर 75वां उठाएगा, ऐसे करके उठाएगा। ओके कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर दो देखो, इसने ये 2 फ्रेम मुझे करके दे दी, है ना। एक नई फाइल बनाई है, एक फ्रेम मुझे उसने ये उठा के दे दिया, एक फ्रेम उसने मुझे ये उठा के दे दिया, ठीक है। तो ये 25वें फ्रेम उसने मुझे उठा के दे दी। अब ये क्यों मोशन में आ रहे हैं, क्योंकि हमने 25वां एकदम से उठाया है, तो अब वो प्रॉपर फ्रेम नहीं होगा। इसमें से यदि आप ये 25वें वाली जो कमांड है, अगर इसे हम नहीं करते तो वो क्या करता, देखिए जैसे मैं फिर से कर देता हूँ कि यही वाली वीडियो ले लेते हैं, है ना। और अब मैं इस बार मैं इसको ये लिमिट जो है 2 पे छोड़ देता हूँ, फ्रेम एज ये कर देता हूँ सेलेक्ट पे, और यहाँ एक छोटी सी इसको मैं वीडियो का दायरा दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखो, अब जो मेरे पास फ्रेम्स आए हैं वो क्लियर फ्रेम्स हैं, ये देखो ये आ गया ऊपर से ये, और ये इसके बीच का फ्रेम है, देखो मूवमेंट आता है ना इसमें फ्रेम में, ये देखो। अब ये मूवमेंट वाला फ्रेम है नीचे वाला, है ना, इसमें ये तो इस तरह से आप किसी वीडियो से अगर आप स्टिल निकालना चाहते हैं तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। और भी इस पे एनिमेशन का काम भी आजकल लोग छोटा मोटा एनिमेशन कर लेते हैं। तो उस तरह से ये पूरा इंपोर्ट करने पे आपको पूरे फ्रेम देता है इंपोर्ट। इसके बाद आपको ये वीडियो फॉर्मेट हो गया, ये WIA सपोर्ट है। ये अगर आपके कंप्यूटर से आपने कोई कैमरा जोड़ लिया है तो आपको कैमरे से फुटेज या कैमरे से पिक्चर्स सीधे वहाँ से ले सकते हैं आप। और यदि आपके कंप्यूटर से कोई स्कैनर जुड़ा हुआ है तो ये इंपोर्ट में WIA में आपको स्कैनर भी यहाँ पर दिखाई देता है, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपोर्टिंग में। एक्सपोर्ट में देखिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को ये एक्सपोर्ट करता है, ये तो हमें सभी पता है। लेकिन इसमें देखो एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि पाथ टू इलस्ट्रेटर, मैंने जैसा बताया पहली बार कि किसी डिज़ाइनर के लिए ये तीनों चारों सॉफ्टवेयर आपस में सपोर्टिव हैं। हमें ये तीनों चारों सॉफ्टवेयर साथ में रखने होते हैं, तभी आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी डिज़ाइनर का जो कटआउट में हाथ है वो फोटोशॉप पे वो बहुत अच्छे से जल्दी कटआउट करता है अच्छे से, या फिर हमारे पास कोई फोटोशॉप में फ़ोटो है जो पहले से कटआउट पड़ी हुई है, उसी कटआउट की पाथ को यूज़ करके हम कैसे इलस्ट्रेटर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यही चीज़ इसमें इस कमांड में, यहाँ एक्सपोर्ट की कमांड में हमें फैसिलिटी मिली है। अभी जैसे मैं बताऊँ, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर को अगर हम ऐसे, मैं अभी बहुत ही रफ इसमें पाथ बना रहा हूँ, है ना। ये मैं आगे बताऊँगा आपको कैसे पाथ बनते हैं, सब बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ये एक्सपोर्ट कमांड आपको सिखाना चाहता हूँ। तो ये जैसे आपका ये हमने एक पाथ बना लिया इसका, और इस पाथ को ये देखो, ये मैंने एक पाथ बना लिया। और ये देखो यहाँ पे वर्क पाथ में, ये यहाँ पे एक पाथ का जो एक पैनल खुलता है, इस पाथ के पैनल में देखो ये एक पाथ बन गया। इस पाथ को हम नाम भी दे सकते हैं, है ना। जैसे हम नाम दे देते हैं कटआउट, है ना, कटआउट। तो अभी हमने जैसे इसको नाम दे दिया कटआउट पाथ को, तो अब ये इसमें पाथ बन गया। अब ये कह रहा है यहाँ एक्सपोर्ट में हमें फैसिलिटी क्या दे रहा है, ये पाथ टू इलस्ट्रेटर, यानी ये पाथ सेम
इलस्ट्रेटर पे चला जाएगा। अब मैंने कटआउट पाथ, अब ये पूछ रहा है कौन कौन सा पाथ, अगर इसमें ज़्यादा पाथ होते तो ये नीचे और भी ड्रॉप डाउन में आपको और भी पाथ दिखाई देते, वो सब चले जाते, है ना। चलो मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक पाथ और बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि बात आखिर हो कैसी रही है ना। चलिए एक पाथ और बना लेता हूँ, ये वाला पाथ बना देता हूँ, है ना। है ना, एक हम ये वाला पाथ और बना देते हैं, ये ऐसे करके मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये तो उसी में बन गया था, हमें उस पर नहीं बनाना, हमें एक नया पाथ बनाना है ना, नए में बनाना, नए में ड्रॉ करना है। ऐसे ये हो गया, ये आपने यहाँ से लेके ये इस तरह करके ये आपने एक और पाथ डेवलप कर लिया। पाथ बंद करना तो ज़रूरी है ना। ये अब आपने पाथ बना दिया, अब आपके पास ये दो पाथ हो गए, है ना। इसका हमने कटआउट नाम रखा था, इसका पाथ वन ही छोड़ देते हैं। अब उसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट मारते हैं पाथ टू इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन कौन से पाथ आपको लेने हैं। अगर आप ऑल पाथ कर देंगे तो इसने ऑल पाथ, दोनों पाथ ही इसमें चले गए हैं। ओके किया। अब मैं डेस्कटॉप पे ऐसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो पाथ कर देता हूँ, केवल पाथ कर देता हूँ, है ना, और सेव कर दें। देखो ये अपने आप एडोब इलस्ट्रेटर यानी .ai फाइल बना रहा है ना। ये सेव कर देंगे तो वो ये यहाँ से पूरा पाथ बन के आपको वहाँ चला गया, ठीक है। अब मैं इलस्ट्रेटर पे आपको खोल के भी बता देता हूँ, ये बीच में ऐसे ही, क्योंकि आपको बात समझ में आए। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको बात समझ में आ जाए। ये पाथ की फाइल, इलस्ट्रेटर की फाइल इसने बना दी थी, ओके की हमने, देखो खोल दिया। अब देखो ये रहे सारे दोनों पाथ आपके ये यहाँ आ गए, देख रहे हो, ये दोनों पाथ आपके यहाँ आ गए। आप इसमें कलर कर सकते हो, इनका जैसे जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहो इन दोनों पाथ का, तो वो अलग अलग डिज़ाइन में जब आगे चलेंगे तब मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, क्या इनका मतलब है ना। ये सब चीज़ें आपको आगे चल के समझ में आने वाली, हम सब समझाएंगे। जितना मुझे आता है उतना तो मैं समझाऊंगा ही पक्का, है ना। चलिए बाकी देखिए, सीधी सी बात यह है कि डिज़ाइनिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है, आपके ऑब्जर्वेशन से आती है, आप सीखते जाइए। ये सब टूल्स काम नहीं आते हैं। सॉफ्टवेयर तो बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए, डिज़ाइनर बनने के लिए सॉफ्टवेयर तो 10% का काम है। उसके बाद 90% तो आपकी प्रैक्टिस है, आपका ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है ना। 10% का काम है ये जो सॉफ्टवेयर सीखना है। इसमें तो ये मैं सारे टूल्स बता दूंगा, लेकिन टूल्स के इस्तेमाल करने के लिए कहाँ कौन सा टूल इस्तेमाल करना है ये आपको करते करते आएगा। इसीलिए हमारी इस पूरी 30 दिन की वीडियो में मैं एक एक काम करके बताऊंगा आपको कि इसको कैसे करना है, और उसी में करते करते आपको अपने अनुभव, जो मेरे 20 साल के इस काम के अनुभव हैं, वो भी मैं सहजता से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आशा है आनंद आ रहा होगा ये सीखने में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक्सपोर्ट में मैंने बता दिया, ये पाथ हो गया, फिर ये वीडियो होती है तो वीडियो को वो हो जाता है। ये सब चीज़ें आगे मैं बताने वाला हूँ। अब उसके बाद ये एक ऑटोमेट इसमें फाइल है, इसमें क्या है, ये बैच फाइल बनाता है। ये सब भी हम आगे चल के बताऊँगा, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए इस ऑटोमेट में बस केवल मैं ये वाला बताता हूँ। देखो इसमें एक बहुत अच्छी कमांड है, PDF प्रेजेंटेशन बनाने की। ये आपको छूट देता है, यहाँ से एक ऑप्शन दे देता है कि आप PDF प्रेजेंटेशन बना सकते हो। कैसे बनती है PDF प्रेजेंटेशन, जैसे मैं देखो ब्राउज में जाता हूँ और मैं चला जाता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और मैंने PPT के लिए इसमें मैंने एक चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले कुछ पिक्चर्स जो हैं वो उठा लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा यहाँ पे जाते हैं और मान लेते हैं कि आपके पास ये 4 पिक्चरें हैं मेरे पास, है ना। ये मैंने चारों पिक्चर कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं आपको डेस्कटॉप पे बना के दिखाता हूँ। एक मैंने फोल्डर बना लिया PDF प्रेजेंटेशन, में उसका नाम रख देता हूँ PDF प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मेरा PDF प्रेजेंटेशन का फोल्डर है, मैंने इसमें वो सारी पिक्चरें डाल दी, ठीक। जितनी भी मेरी इमेजेस थी वो सब मैंने यहाँ डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, फोटोशॉप में जाऊँगा,
ये इतने कॉपी हो जाएंगी, कोई बात नहीं। अब मैं फ़ोटोशॉप में गया और मैंने उसे ये वाला डेस्कटॉप पे फ़ोटो प्रेजेंटेशन का मैंने कहाँ बनाया था, हाँ PDF प्रेजेंटेशन, ये मैंने बना दिया। ये सारी जितनी भी पिक्चरें हैं, ये फोल्डर जो है मैंने ओपन कर लिया है ना, इसे ब्राउज, देखो ये फोल्डर कर दिया, इसमें सारी पिक्चर्स मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखो ये सारी पिक्चर्स मेरी यहाँ सेलेक्ट हो गई, ठीक है, ये सारी पिक्चर्स एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव कहाँ करें हम, डेस्कटॉप पे ही, वही प्रेजेंटेशन PDF प्रेजेंटेशन में यहीं सेव कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं PDF प्रेजेंटेशन, है ना। मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है था, बहुत हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक रहे, है ना, तो सॉरी सर, कोई बात नहीं, आप चलाइए। तो ये हो गया। अब ये करेंगे सेव PDF कर देंगे, है ना। देखो अब जब मैंने वहाँ सेव कर दिया, ये सारी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सब एक PDF के रूप में फिर सेव हो जाएंगी, है ना। उसका एक पूरा PDF प्रेजेंटेशन बन जाएगा। ये सारी पिक्चर्स खुल के और वो उसमें PDF प्रेजेंटेशन में जा रही है ना। ये ऑटोमेटिक फिर ये अपना काम ऑटोमेटिक कर रहा है, इसमें कुछ खास नहीं है करने के लिए। सारी पिक्चर्स जो हैं एक जगह जाके और ये PDF प्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अभी ये हो रही है, दरअसल बेसिकली JPG पे करना चाहिए था, मैंने टिप पे कर लिया, कोई बात नहीं। ये समझ लीजिए JPG फाइल पे भी कर सकता है, टिप पे भी कर सकता है। JPG पे करेंगे तो JPG हल्की फाइलें होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, लेकिन PDF पे भी, टिप पे भी हो जाता है, टिप से भी ये PDF बना लेता है ना। ये हो गया और मेरे हिसाब से बस होने ही वाला है ये आ गई। ये देखिए ये आपका PDF प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गया। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे काम करता है, क्या होता है ये PDF प्रेजेंटेशन। ये देखिए ये आपका प्रेजेंटेशन खुल गया, ये आपकी फ़ोटो आ गई, है ना। अब जैसे जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपकी ये फ़ोटो अपने आप ऐसे बदलेगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन की तरह आपका पूरा प्रेजेंटेशन ये यहाँ से ऑटोमेटिक से बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फाइल बैच में मैंने बताया आपको, ऑटोमेट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से करके ये PDF का प्रेजेंटेशन बन जाता है। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट शीट बनाना। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटोशॉप, आपने कोई फ़ोटो शूट कर रखा है ना। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि मेरा कुछ शूट पड़ा हुआ है पूरा, मेरे DSLR में मेरा कुछ शूट पड़ा हुआ है। सपोज़ ये नहीं, ये चलो यही समझ लेते हैं कि ये जो है ये कुछ पिक्चर्स में ये हैं कुछ पिक्चर्स। इसका मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इस नए फोल्डर में मैंने ये सारी पिक्चरें डाली, ठीक है। मतलब ये पिक्चर्स आपके पास कहीं पड़ी हैं। तो अब क्या होता है कि पहले भी होता था, अब भी होता है कि आपको वो सारी, किसी भी इवेंट को आपने क्लिक किया है तो आपको हार्ड कॉपी में देखना है कि ये आपकी कितनी पिक्चर्स हैं या कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, कौन कौन से शॉट्स हैं, है ना, कौन कौन से शॉट हैं, कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, ये सब आपको देखनी है। तो आप ये जो न्यू फोल्डर मैंने 5 अप्रैल में बनाया है, इसकी अब हम ऑटोमेट शीट बनाएंगे। देखो इससे हम ऑटोमेट से कॉन्टैक्ट शीट बनाएंगे। इसकी कॉन्टैक्ट शीट बनने का काम, इसे करना क्या होता है, सिंपल है। इसको जाके आपको फोल्डर दिखाना होता है ना। तो मैं इसको फोल्डर दिखाता हूँ। फोल्डर चूज कर लेते हैं, कहाँ पर है ये, ई में, और ई ड्राइव में मैंने बताया था मेरा DSLR का फोल्डर है। DSLR में 5 कहाँ था वो यार,
DSLR में 5 अप्रैल का फोल्डर है ना। तो ये DSLR हो गया, DSLR में 5 अप्रैल का फोल्डर हो गया, फिर 5 अप्रैल में ये न्यू फोल्डर हो गया। हमने ये सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दीजिए आप यहाँ से। उसके बाद ये देखो साइज जो है कॉन्टैक्ट शीट की वो विड्थ 8 है, हाइट 10 है, रिजोल्यूशन 72 लेगा वो, ठीक है। फ्लैट लेयर कर देगा, कोई बात नहीं। एक कॉलम में 4 फोटो रख के आपको दे रहा है ना। यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो कि एक कॉलम में 4 चाहिए आपको कि 6 चाहिए, जैसे मैं इसमें 6 कर देता हूँ। तो एक कॉलम में 6 करेगा और 6 रोज बनाएगा, है ना, 6 बाई 6 की बना देगा। ओके कर देंगे हम इसको। देखो क्या कर रहा है, थोड़ा समय लेगा, लेकिन आपको बस केवल कमांड लगा के छोड़ देना है, आपकी कॉन्टैक्ट शीट ये अपने आप बना देगा, ठीक है। जैसे देखो ये पिक्चर्स जो है ये लगाते हुए जा रहा है, इस तरह से इसकी कॉन्टैक्ट शीट अपने आप क्रिएट करके ये देने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटोशॉप जो है वो इसकी एक एक छोटी छोटी सी कमांड, देखो कोई कमांड किसी के लिए प्रयोग की है, कोई कमांड किसी के लिए प्रयोग की है। जब आप विभिन्न तरह का काम, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको काम करने पड़ेंगे। जैसे यदि आप फोटो स्टूडियो का काम कर रहे हैं या आप फोटोग्राफर हैं तो आपको ये सारे काम आपके उपयोग के हैं। अन्य जगह आप काम कर रहे हैं तो आपके शायद उपयोग के ना हो, है ना। तो ये, लेकिन जब सीखने के क्रम में हम A to Z जब किसी सॉफ्टवेयर को या किसी विधा को हम A to Z सिखाने की बात करते हैं तो हमें फिर उसमें आपको सारा काम बताना पड़ता है, और आपके लिए अच्छा है आप सारा काम सीख जाएं। हालांकि सबका अपना अपना अलग ट्रेड हो जाता है, सीखने के बाद आपको हो सकता है आप कहाँ काम करें, क्या करें। तो यदि आप इसे प्रोफेशनली सीख रहे हैं और आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं मीडिया लाइन में जाके या किसी भी अन्य क्षेत्र में, तो आपको ये सारी कमांड जो है आगे चल के उपयोग में आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्टैक्ट शीट बनाने में समय लेगा। मेरा सेट वैसे भी थोड़ा सा हैवी है, तो जैसे मैं दिखाऊं आपको, इसने कॉन्टैक्ट शीट दूसरी बनानी शुरू कर दी है। पहली यहाँ पे ये बना चुका है ना। पहली सीट को देखो इसने बना दिया है, पहली सीट ये है, दूसरी सीट ये है ना, ये देखिए ये है ना। तो इस तरह से ये आपकी कॉन्टैक्ट शीट को इस तरह बना के आपको दे देता है, ठीक है। ओके, तो ये हुआ डन। आइए अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गया, ये मैंने बता दिया कि उसने कॉन्टैक्ट शीट कैसे बनाता है, वो कॉन्टैक्ट शीट बना के आपको दे देता है। अब आ जाइए आपकी फाइल पे, फाइल में आ गए, ऑटोमेट पे हमने बता दिया। स्क्रिप्ट में क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं उनको ये आपको ऑटोमेटिक करने की सुविधा दे देता है ना। ये भी हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ बताने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ये आपकी, मैं ये 2-3 लेयर्स हैं, इनमें से इन्हें खाली कर देता हूँ। जैसे ये लेयर है मेरी, लिए खाली होगी, है ना, ये लेयर मैंने खाली कर दी। तो जैसे अब ये 2 लेयर खाली होगी, तो अब ये क्या कह रहा है, स्क्रिप्ट में कह रहा है कि लेयर कंपोज फाइल इमेज डिलीट एम्प्टी लेयर, है ना। जितनी भी लेयर एम्प्टी हैं, जैसे ये लेयर 18-17 एम्प्टी हैं, खाली हैं, तो वो चाहिए नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अब डिलीट लेयर्स एम्प्टी करेंगे, एक साथ वो सारी लेयर्स को हटा देगा, ठीक है। ये सब काम इसमें स्क्रिप्ट में होंगे। इस पर मैं दोबारा भी, हम लोग जब काम के सिलसिले में यहाँ आएंगे तब हम इन पर काम करेंगे। अब इसके बाद इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्फो, फाइल इन्फो। ये क्या होता है फाइल इन्फो, कि आपको जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर डाल सकते हैं, भर सकते हैं उसका डाटा। जैसे ये मेरा क्रिएटिव है, इस क्रिएटिव का टाइटल क्या है, इसमें आर्टिस्ट कौन है, एल्बम क्या है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी पिक्चरों के फोल्डर्स वगैरह बनते हैं, तो उसकी पूरी जो उसका डाटा मेंटेन करना होता है, उस पिक्चर का, या कॉपीराइट वगैरह लगाना होता है। यहाँ पे कॉपीराइट का आप इसमें एक्सक्लेमेशन दे सकते हैं कि जैसे मेरा एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है, इसको कोई चुराए ना, तो इसका यहाँ पर कॉपीराइट दे सकते हो। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन सब फॉर्म जैसी है, शेप में है, ये सब आप भर सकते हो, ये सब भर सकते हो। ओके, तो ये है इन्फॉर्मेशन का महत्व भी है। उसके बाद ये प्रिंट कमांड है। देखिए प्रिंट में यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट बना है उसको आप कैसे प्रिंटर तक पहुँचाएँ, कैसे प्रिंट दें। तो जैसे अभी हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसको आपको प्रिंट देना है, तो इस तरह से आप Ctrl+P इसका शॉर्ट कमांड है, या फिर प्रिंटिंग। अब ये इस तरह से डॉक्यूमेंट खुल जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी प्रिंटर है। जैसे मेरे पास कैनन का प्रिंटर है तो मैं ये कैनन G1010 सीरीज़ का प्रिंटर को कर लेता हूँ। फिर प्रिंट की सेटिंग मुझे करनी है तो ये प्रिंट की सेटिंग का ऑप्शन मेरे पास खुल जाता है। स्टैंडर्ड प्रिंटिंग निकालनी है, ग्रे स्केल निकालनी है, ड्राफ्ट निकालना है या फ़ोटो प्रिंटिंग करनी है। इस तरह से ये पूरी सेटिंग्स किस पेपर पे निकालना है, A4 पेपर पे निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से सारी ये सेटिंग्स करते हुए आप ओके कर देंगे तो फिर यहाँ से प्रिंट करने पे इसी आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आपको प्रिंटर के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रिंट कमांड भी हो गया। अब उसके बाद है प्रिंट्स 1 कॉपी, इसका 1 कॉपी प्रिंट कर देगा। एग्जिट, अब ये पूरे सब कुछ इस पूरे फ़ोटोशॉप सहित, यानी ये डॉक्यूमेंट भी और फोटोशॉप भी, सबसे बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड है जिसे कंट्रोल Q कहते हैं। तो आप जैसे कंट्रोल W से तो आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है, वो पूछ रहा है आपको सेव करना है नहीं करना है, मैं नो करता हूँ, कंट्रोल W नो करता हूँ, ठीक है। इस तरह से, और यदि कोई एक आध डॉक्यूमेंट खुला हुआ भी है और उसके बाद भी मैं कंट्रोल Q कर देता हूँ तो ये पूछता है कि क्या चेंज करूँ, मैं कहता हूँ नो, कोई चेंज नहीं। तो इस तरह से करके ये आपकी फ़ोटोशॉप से आपको बाहर ले आता है। तो मित्रों, आज की इस पहली वीडियो में हमने फ़ोटोशॉप के फाइल मेनू को आपको पूरा एवलोड करके मैंने बताया। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, लगभग 1 घंटे एक से ज़्यादा की वीडियो बन गई है, लेकिन समय की आप चिंता ना करिए, आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये वीडियो मैं आप बहुत अच्छे से इसे समझिए, समझ के देखिए, इस पर समय लगाइए। कहीं भी आपको, और आपके पास जो भी आपके पास फ़ोटोशॉप अवेलेबल है उस पर आप ये सारी कमांड देखिए, यही सब कमांड है। हो सकता है नए वर्जन में कुछ और ज़्यादा हो, तो जब हम नए वर्जन को देखेंगे तब मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ये पहली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो कमेंट में लिखिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा हमारी ये दूसरी क्लास, आपको दूसरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो आपको सिखाने के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ, बहुत ही आराम से, सिर्फ इस तरीके जैसे मैं अपनी क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ बच्चे आते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में जिस तरह से बैठ के, मैं मेरठ में हूँ, मेरठ में इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मेरठ में जो इंस्टीट्यूट में बैठ के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल वही फीलिंग के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। आप भले ही मेरे से दूर बैठे हैं, लेकिन विश्वास के साथ यदि आप मेरे साथ जुड़ के मुझे कुछ मान कर, मेरे पास देखिए बहुत कुछ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ कि पारंगत कोई नहीं होता। मैं तो अपने आप को बिल्कुल छोटा सा स्टूडेंट मानता हूँ ग्राफिक लाइन का, तो मैं वो हूँ, मैं आपको बांट रहा हूँ। और अगर आपको मेरे से ज़रा सी भी बात समझ में आती है तो आप जुड़े रहिए। आपने ये कोर्स 30 दिन का परचेज किया, ये दूसरी वीडियो है। धैर्य के साथ 300 वीडियो में आपको जाना है, 300 वीडियो देखनी है। ये जितना मैंने काम करके दिखाया इसे करके देखिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। ये सब हो रहा है आपसे भी या नहीं हो रहा है, ठीक है। केवल वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अपनी स्मृति में के माध्यम से ये सारी चीज़ करके अपने कंप्यूटर पे देखिएगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कहीं भी कोई परेशानी आती है, आप मुझसे जुड़िएगा। नमस्कार।